आज इस क्लास में हम स्टडी करेंगे हिंदी पेडागोजी की। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें 15 अंक की पेडागोजी आने वाली है। और पेडागोजी देखा जाए तो सभी एग्ज़ाम में एक जैसी ही आती है, चाहे वो आपका एमपी टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो। सभी एग्ज़ाम में पेडागोजी एक जैसी ही आती है। और यदि आप पेडागोजी को पढ़ लेते हैं तो ये समझिए आप लोग पेडागोजी में 15 से 15 अंक ला सकते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आप पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर सकें तो आपको हमारी सारी क्लासें देखनी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। देखिए, यहाँ बात हुई है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है? लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे पत्र लेखन में क्या है, हम लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। निबंध लेखन में भी क्या है, हम लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और जो नाट्य लेखन होता है इसमें भी हम क्या है, लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति के साधन हैं, लेकिन यहाँ पर क्या साधन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन सी में क्या है, वाद विवाद। वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि जो वाद विवाद है यह मौखिक अभिव्यक्ति का साधन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आपको इसी तरीके से पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम में अच्छे अंक आए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन के लिए आवश्यक होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने अनुभव को अपने शब्दों में वर्णित करें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करेंगे, जो भी उनके अपने अनुभव हैं वो उसको शब्दों में अपने लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अगला है बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। यदि आपको बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देना है तो बताना इनमें से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो देखिए साथियों, बहुभाषिक कक्षाओं में क्या है, जो बच्चों की घर की भाषा होती है उसको स्थान देना आवश्यक होता है, जिससे क्या है बच्चों में परस्पर भाषा का आदान प्रदान हो सके। तो यहाँ पर हम देखें अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। इससे क्या है, जो बच्चे की घर की भाषा रहेगी उसे कक्षा में स्थान दिया जाएगा, और साथ ही साथ और दूसरी भाषा के जो बच्चे हैं वो सुनेंगे, तो क्या है एक दूसरे से के मध्य भाषा का आदान प्रदान भी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है व्याख्या में पढ़ना है, सीधा सीधा नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। अब बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो ऐसी कविताएं पसंद करते हैं जिनमें राग हो। क्या हो, राग, क्योंकि राग के साथ पढ़ने से उनकी रुचि और बढ़ती है। तो यहाँ पर राग नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या दिया है, जिनमें गेयता हो। भाइयों, जो गेयता है, गेयता का अर्थ ही राग होता है। क्या होता है, गेयता का अर्थ राग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पारस फ्री एजुकेशन को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे। चलिए
कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। देखिए, प्राथमिक कक्षा में आपने कहानी पढ़ ली, उसके बाद बताना है इसमें से कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी। तो देखिए, कहानी पढ़ने के बाद कहानी को अपने शब्दों में कहना, ये तो भैया सबसे प्रभावी होगी। कहानी का अंत परिवर्तित करना, ये भी सही होगी। कहानी को आगे बढ़ाना। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया, कहानी को दोहराना, तो भैया ये सबसे कम प्रभावी गतिविधि होगी कहानी पढ़ने के बाद, क्योंकि कहानी को दोहराना इससे क्या है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव बताना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवार या जो समाज होता है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे जो भाषा का ज्ञान है वो परिवार तथा समाज से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय बताना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाने के संबंध में। दृष्टिबाधित का मतलब क्या है, जो आंखों से विहीन हैं, मतलब जिनको जो आंखों से विकलांग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 7 का। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, अधिक से अधिक क्या करेंगे आप, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या है, यदि आप दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे दृष्टिबाधित वो आपकी भाषा को सुनकर ग्रहण कर सकें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है बताना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है, आशु भाषण, जो दिया है हमें ऑप्शन डी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है आशु भाषण होता क्या है। तो आशु भाषण भाषण का वह तरीका है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पहले विषय बताया जाता है। ठीक है, और बाकी जो शुद्धवर्तनी है, सुलेख है और श्रुतलेख हैं, ये जो है ये तीनों किससे हैं, ये लेखन से संबंधित हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना भाइयों। लिखित भाषा का प्रयोग बताना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, मतलब जो भी अपने अनुभव हैं उनको व्यक्त करना। देखिए, लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों, भावों या फिर अन्य समस्त प्रकार के क्रियाकलापों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करता है। आप लोग व्याख्या भी ध्यान से सुनना, इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर होगा। और यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है किसी भी अन्य तरीके से तो वो भी आप एग्जाम में जरूर कर आएंगे। चलिए अगला है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, इसका अर्थ हुआ भाषा को आप किससे अभिव्यक्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, भाषा को भाई हम 2 रूप से व्यक्त करते हैं, या तो हम बोलेंगे भाषा को या फिर हम लिखेंगे। क्या करेंगे हम, या तो भाषा को बोलकर या फिर लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ना। ठीक है, तो डियर साथियों, उसमें हमने
10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। क्लास पसंद आई हो, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।